अभी जितने लोग मंच पे हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। खास तौर पर हरिहर निवास जी को विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी जिसकी वजह से आज इतने लोग इकट्ठे हो पाए हैं और सभी एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है और मुझे लगता है कि जैसे नारद जी इस सृष्टि के आचार्य हैं, हमारी सनातन सृष्टि के आचार्य नारद जी हैं और नारद जी के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। तो आज की जो भूमिका है, आचार्य नारद की जो भूमिका साक्षात हरिहर जी निभा रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम कर रहा हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरा एक विषय निर्धारण किया था हमारे अनुज दिवाकर जी ने, और वो विषय थोड़ा लंबा होगा। हालांकि काफी समय हो चुका है, लगभग 1 घंटे हम लोग बातचीत करते हो गए हैं, लेकिन संवाद बहुत सार्थक हो रहा है, बहुत गंभीर हो रहा है। जितना कसा हुआ संचालन है उतने ही सौम्य और गहन अध्ययन के साथ जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एक वक्तव्य आज का इतना महत्वपूर्ण है कि इसको पूरे देश तक पहुंचाया जाना चाहिए, भले इसमें जितना समय लगे। नारद जयंती एक सामान्य दिन नहीं है। पूरी सृष्टि जब से है तब से नारद जी हैं और नारद जी के बिना सृष्टि नहीं है। संवाद पर ढेर सारी बातें कही गई, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि सनातन शब्द और संवाद एक दूसरे के पर्याय हैं। संवाद से इतर सनातन में कुछ भी नहीं। वेदों में हमारा ऋषि संवाद करता है, वो हमें बताता है, दिखाता है। और उसके बाद अगर आधुनिक अपने संग्रहों में हम आ जाएं तो महाभारत और रामायण दोनों ही संवाद हैं, और उपनिषद तो पूरी तौर पे संवाद है। तो संवाद के अतिरिक्त हमारे सनातन में कुछ भी नहीं है। संवाद ही हमारे यहाँ सब कुछ है। संवाद का निहितार्थ इतना जबरदस्त होता है कि उसमें विवाद नहीं होता है। हमारे संवाद में कहीं विवाद नहीं। संवाद में सहयोग है, संयोग है, समायोजन है, और इससे इस सृष्टि का संचालन संभव है। जब आप संवाद में विवाद करेंगे तो सृष्टि संचालित नहीं हो पाएगी, विघटन होगा। और उस विघटन का जो सबसे दुष्परिणाम हम देखते हैं, मुझे एक विषय निर्धारित करके दिया था अनुज हमारे दिवाकर जी ने कि मुझे कश्मीर पर बोलना चाहिए, कश्मीर की बात करनी चाहिए, कश्मीर की प्राचीनता पर बात करनी चाहिए। मैं बताऊं, कश्मीर इतना गहन विषय है, इतना बड़ा विषय है। हम 75 वर्षों में कश्मीर से अपनी नई पीढ़ी को परिचित ही नहीं करा पाए हैं। जिस एक ग्रंथ को लेकर आदरणीय हरिहर निवास जी ने उसकी एक कथा के माध्यम से इस पूरी विचार प्रक्रिया को प्रवाहित किया है, ठीक एकदम वितस्ता की तरह से एक धारा दी है उस कथा के माध्यम से, वो तो एक वानगी है ना। अब इतनी कथाएं हमारी नई पीढ़ी को कहां पता है, एक भी नहीं पता है। रज तरंगिणी का नाम ही किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये हमारे सामने एक विडंबना की स्थिति है। जबकि आज खासतौर पर जिस दिन हम खड़े हैं, आज का दिन कश्मीर का ही दिन है। पूरी दुनिया इसी पर निगाह लगाए पड़ी है। भारत में भी अभी जिस इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम इसलिए काम कर रहा है कि वो कश्मीर को जानता नहीं है। उसने कश्मीर को सिर्फ 1925 से उसके आगे का देखा है, या 14वीं शताब्दी से 1925 के बीच का कश्मीर देखा है, या उसके बारे में पढ़ा है। वो जानता ही नहीं है कि कल्हड़ कौन है, वो जानता ही नहीं है कि कुमारिल कौन है, वो जानता ही नहीं है कि अब्बड़ कौन है, वो जानता ही नहीं है कि शांडिल्य कौन है, उसे पता नहीं है कि शारदा कौन है, उसे पता नहीं है कि झेलम और वितस्ता में क्या अंतर है, उसे कुछ। तो उन विचारों के प्रति मेरे मन में सिर्फ दया का भाव रहता है। जब मैं सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट देखता हूं तो मेरे मन में दया के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। दया आती है, हे मूर्खों, थोड़ा सा पढ़े होते, या तुम्हारे गाइडों ने थोड़ा पढ़ाया होता। अभी कपिल जी ने जो बात की थी, अभी माननीय विजय भाई साहब कोई बात कर रहे थे, कश्मीर स्वयं में सनातन है। कश्मीर है तो सनातन है, सनातन है तो कश्मीर है। जब तक सनातन है तब तक कश्मीर है, जब तक कश्मीर है तब तक सनातन है। तो कश्मीर और सनातन, जिसे आज हिंदुत्व की बात आप कह सकते हैं, सनातन हिंदुत्व को कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता और कश्मीर को सनातन हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा अगर हम इतिहास पर बात करें, जो ज्ञात इतिहास हमारे सामने कश्मीर का आता है, आज नारद जयंती के अवसर पर इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि हम कश्मीर को समझने की तो कोशिश करें।
कश्मीर को लेकर आज जैसे संवाद, मुझे लगता है कि देश का ये पहला आयोजन होगा जो कश्मीर और नारद जी को जोड़ते हुए एक संवाद आयोजित कर रहा है। और इसमें इतने तरह के विचार आ रहे हैं कि एक एक वक्ता की एक एक पंक्ति एक एक गोष्ठी का विषय हो सकती है। अभी कपिल जी ने जितने विषय रखे हैं या विजय भाई साहब ने जितने विषय रखे हैं, उन सारे विषयों पर अलग अलग पूरे देश भर में साल भर आयोजन किए जा सकते हैं। तो कश्मीर जो शब्द है, जो संज्ञा है, दुनिया का कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहां कश्मीर का कोई न कोई टुकड़ा न मिलता हो। कोई भूभाग ऐसा नहीं। आप दुनिया के लगभग 200-250 देशों तक में जाएंगे, पृथ्वी के किसी टुकड़े पे जाएंगे, कश्मीर मिलेगा। का अर्थ होता है पानी, शमीर का अर्थ होता है सुखा देना। पानी इतना कि जिसको सुखाने के बाद वहां सृष्टि संचालित किया जा सके, कश्मीर है। कश्मीर कोई सामान्य नाम नहीं है। अभी गीतिका जी के मुंह से एक शब्द निकला था, बात कश्मीरियत की हो रही थी। गीतिका जी ने कहा कश्मीरत्व। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज दुनिया को कश्मीरत्व से परिचित कराने की जरूरत है कि साउथ अफ्रीका हो या हमारे ट्रंप साहब का अमेरिका हो या हमारे शी जिनपिंग का चाइना हो, कश्मीर से इतर तुम भी नहीं हो बाबू। कश्मीर के बिना तुम भी अधूरे हो, तुम भी समाप्त हो। छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, महाभारत सभी ने पढ़ी होगी, खासतौर से हमारे जितने मेहमान बैठे हैं, जो मित्र बैठे हैं, सभी ने पढ़ी होगी। महाभारत में 3 महाजनपदों का उल्लेख आता है। 3 महाजनपद बहुत कायदे से आते हैं। पहला महाजनपद आता है गांधार। गांधार के बिना तो महाभारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अब गांधार सोचिए कि कौन सा प्रदेश है। अफगानिस्तान भी है उसमें, पाकिस्तान भी आज का है उसमें, भारत तो है ही, ईरान भी है, और जो आज का कथित चीन ने ऑक्युपाई किया हुआ है हमारा, वो भी है। तो गांधार जैसा एक महाजनपद हमारे महाभारत का आधार रहा है। दूसरा कंबोज आता है। कंबोज सोचिए श्रीलंका के पास से शुरू होता है और अफगानिस्तान तक जाता है। कंबोज की परिभाषा आज की परिभाषा के आधार पर नहीं तय की जा सकती। कंबोज में कंबोडिया भी तो आएगा। तो इस कंबोज को परिभाषित करने के लिए जो हमारे महाभारत के कथाकार ने, शिल्पी ने तय किया, निर्धारित किया, हमको कहां फुर्सत मिली कि हम उस पर काम करें। हमने तो गांधार पे भी नहीं काम किया, हमने कंबोज पे भी नहीं काम किया, हम सिर्फ कुरु पे काम किए, सिर्फ कुरु पे काम किए। इंद्रप्रस्थ, मेरठ, ये बहुत छोटा जनपद था महाभारत काल का, जिसको लेके पूरी महाभारत हुई। बहुत छोटा जनपद था। और हम संवाद की बात कर रहे हैं। इन 3 महाजनपदों में जितने संवाद हुए हैं, सबसे लेटेस्ट ग्रंथ हमारे पास महाभारत ही है। और महाभारत में जितने संवाद इन 3 महाजनपदों के लेके हुए हैं, आज की परिस्थिति में उठाकर देखिए, दुनिया के 204-5 देश अभी भी उतने संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो ताजा घटनाक्रम जिसकी आज सबसे ज्यादा व्याख्या बढ़िया कपिल जी कर रहे थे, कश्मीर से उत्पन्न स्थितियां, पाकिस्तान और पाकिस्तान को लेकर भारत में जो एक भावनात्मक उबाल आया, ये भावनात्मक उबाल इसलिए आया कि 2014 से पहले हम इस भावनात्मक उबाल की कल्पना नहीं कर सकते थे। हमारे सामने परोसी हुई थालियां रखती चली गई विचारधारा ने, और इतने लालच उसमें भरते चले गए कि हमको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन उसमें दिखने लगा। अरे भाई, हमने युद्ध शुरू ही नहीं किया तो युद्ध विराम करने का कोई औचित्य नहीं था। हम तो अपना बदला ले रहे थे, एक ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन हमने सफल किया। आज प्रधानमंत्री जी ने वहां पहुंच के आदमपुर में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। तो ये ताजी स्थितियां, ताजा घटनाक्रम, विचार की उद्विग्नता इसलिए है कि हम संवाद से कटे हैं। और संवाद से इसलिए कटे हैं कि 70 वर्षों में हमने अपने उस कश्मीरत्व को पहचानने की कोशिश नहीं की। कश्मीर को सिर्फ एक विवादित भूमि का टुकड़ा मानकर हम चलते रहे। कश्मीर को हमने समझने की नहीं कोशिश की कि ये कश्मीर है क्या। कश्मीर के बगैर भारत की, पूरे भारतीय तत्व की अवधारणा बनती है क्या। कश्मीर के बिना कैसे हम भारत को परिभाषित कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों को कश्मीर को लेकर कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की आज तक। इतिहास में, वर्तमान में, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का विवाद पढ़ाया है हमने।
हमने कब शिमला समझौते में क्या क्या गतिविधियां हुई थी? हमने कब पढ़ाया कि शिमला समझौता इसलिए हुआ? जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी बेटी को लेकर आया था, वो दिखाने लेकर आया था कि देखो हम कैसे भारत को चुकाते हैं, हम युद्ध हारे हैं, हम टेबल पर जीतने जा रहे हैं। उसने कह तो दिया था कि 93,000 सैनिक हमारे हैं आपके पास, आप रखिए अपने पास, खिलाइए पिलाइए। और युद्ध संधि, युद्ध बंदियों के लिए वैश्विक संधि है कि दुश्मन देश के किसी भी युद्ध बंदी को आप रखेंगे, उसको उसी के ओहदे पर रखेंगे, उसी के सम्मान की तरह रखेंगे, उसी का खाना पीना देंगे और उसके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। 93,000 छोड़ के तो जा रहे थे भुट्टो साहब, कह दिया था उन्होंने श्रीमती गांधी से कि आप रखिए, हमको नहीं चाहिए। तो बिला वजह जो आपने कहा ना कि एक जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए इस समय देश में, सच में बड़ी कमी खलती है। देश में सत्ता से ज्यादा जरूरत जिम्मेदार विपक्ष की होती है। भारत, ये मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 60 वर्ष विचारधारा के आधार पर बहुत गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है, तब देश चला है। मैं तो अपील करूंगा राहुल गांधी से कि अगर वो भारतीय हैं, भारतीयता के बारे में चिंता करते हैं, तो उनको एक मजबूत विपक्ष के रूप में आना चाहिए, स्वागत होगा। अभी ढेर सारे संदर्भ आपने किए, लेकिन मेरा विषय दूसरा है, विषयांतर हो जाएगा। कश्मीर पर हम बात कर रहे हैं और कश्मीर को समझना चाहिए। कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर के साहित्य से समझना चाहिए, कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर के इतिहास से समझना चाहिए, कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर की संस्कृति से समझना चाहिए, कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर के भूगोल से समझना चाहिए, कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर के उस कश्मीरत्व से समझना चाहिए जो कितने पुराने समय से है, उसका कोई इतिहास विश्व के पास नहीं है। भारत के पास जो इतिहास है वह यह है कि जब से सृष्टि है तब से कश्मीर है, कश्मीर के बिना सृष्टि नहीं है। एक स्थान है कश्मीर में, बारामूला, आतंकी गतिविधियों के लिए बहुत प्रचलित है, बड़ा नाम आता है। बारामूला का प्राचीन नाम है वाराह मूल, और वाराह मूल इसलिए कि वाराह का मूल यानी वाराह का दांत, यानी भगवान विष्णु ने 12 अवतार के रूप में डूबी हुई पृथ्वी को अपने जिस थूथन से उठाया था, जिस दांत से उठाया था, वह डूबी हुई पृथ्वी वहीं से निकली थी, और वह वाराह का मूल कश्मीर में। आज भी उसके अवशेष तो हैं। कितनी प्राचीन परंपरा है, कितनी प्राचीन संस्कृति है। क्या उसको हम एक दिन, एक घंटे, एक मिनट में समझ पाएंगे? समझ सकते हैं, जीवन लग जाएगा कश्मीर को समझने में। कश्मीर के एक एक बिंदु को उठाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे समझते में, क्योंकि कश्मीर, हम कहते हैं कश्यप ऋषि के नाम से बना है, मैं कहता हूं कच्छप अवतार से बना है। इसका भी इतिहास है, कश्यप का भी इतिहास है। कश्यप का तो इतिहास यह भी है कि आज जो कैस्पियन सागर है वो कश्यप का है, और कश्यप का इतिहास यह भी है कि कश्मीर को कश्यप मीरा भी कहा जाता है। मीरा हमारी संस्कृति में सीमाहीन स्थान को कहा जाता है, अनंत को कहा जाता है, जो अनंत हो जाए वो मीरा है, ये हमारी संस्कृति कहती है। जो सागर हो जाए, समंदर हो जाए, अनंत हो जाए, और वही हमारी सती। तो कश्मीर तो सती का भी है, सती ने कश्मीर में अपना घर बसाया है, सती ने कश्मीर में सृजन किए हैं। और कश्यप ऋषि और सती की जब हम बात करेंगे तो कश्यप ऋषि के 8 संतानें आती हैं। आज भी अनंतनाग तो है कश्मीर में, अनंतनाग की चर्चा के बिना कश्मीर पूरा नहीं होता है। कश्यप ऋषि के 8 संतानें हुई, अनंत जिनके नाम अनंतनाग है, वासुकी जिनके नाम वासुकी नाग है, तक कर्कटिस, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिश, ये 8 संतानें कश्यप ऋषि की हैं। इन 8 को भारतीय भूभाग पर आप प्रत्येक जगह तौल सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं। इसके अगर बहुत भीतर हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ये व्याख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा। जिन कल्हड़ की अभी चर्चा की माननीय हरिहर जी ने, कश्मीर को जानने के लिए वास्तव में या तो कल्हड़ को पढ़िए, या कश्मीर का एक बहुत प्रचलित पुराण है जिसको कहा जाता है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण पढ़िए, आपको सनातन के वेद तत्व समझ में आएंगे जिनके बारे में किसी ग्रंथ में कोई चर्चा नहीं मिलती है। एक कथानक विक्रमादित्य जी के समय का अभी हरिहर जी ने उठाया, सुन रहे थे संगोष्ठी
शुरू होते भावना कटने का नाम नहीं ले रही थी। उस कथानक में इतना दम था। रज तरंगिणी ऐसी कथानकों का इतना बड़ा संग्रह है, कल्पना नहीं। आप ईसा से 1184 साल पहले कल्पना कीजिए, ईसा से 1184 साल पहले से लेकर ईसा के 1120 साल बाद तक कितना इतिहास हो सकता है, वह सारा दस्तावेज रज तरंगिणी में है। और ऐसा संग्रह तक, ऐसी थाती भारत के किसी घर में नहीं, किसी हिंदू के घर में नहीं, सनातनी के पास नहीं है। दुख नहीं होगा, मुस्कुरा कर जाता था। रज तरंगिणी का कुछ अंश वो भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, राम को दे दिया है। तो ये सुंदर कांड की। और संयोग देखिए कि सेना ने कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने वही गए 3 दिन बीत वाला चौपाई सुनाया। तो हमारे साहित्य से, हमारे पाठ्यक्रमों से ये चीजें हटती गई हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम पतंजलि का नाम जानते हैं, लेकिन दृढ़वल को नहीं जानते हैं, वसुगुप्त को नहीं जानते हैं, कुमारिल भट्ट को नहीं जानते हैं, आनंदवर्धन को नहीं जानते हैं, अभिनव गुप्त को थोड़े थोड़े लोग पढ़ते हैं, कुछ गंभीर किस्म के लोग। कल्हड़ को मैंने पहले ही बताया कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं। क्षेमराज एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनको भी हम नहीं जानते हैं। तो हम कश्मीर को जानते क्या है? हम कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद को जानते हैं। हमने कश्मीर में सिर्फ खून बहने को जाना है। हमने कश्मीर में सिर्फ मुगल शासन पर सोचिए, कश्मीर का इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा सब कुछ है। कश्मीर एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ। इतने बड़े इतिहास में कश्मीर के, मुगल तो 14वीं शताब्दी में आता है कश्मीर में। उससे पहले तो यहां सिख होते थे, उससे पहले तो यहां सनातन होता था, सिर्फ सनातन होता था 14वीं शताब्दी से पहले। ऋषियों की भूमि कहा जाता है ना कश्मीर को। पूरे विस्तार में चलेंगे तो ऋषियों का नाम लेते लेते जीवन बीत जाएगा, इतने ऋषि कश्मीर में पैदा हुए हैं। हमारे वेदों की कई हजार ऋचाएं कश्मीर में रची गई हैं, कश्मीर से निकल के आती हैं। हमारी वैदिक ऋषियों की पूरी एक परंपरा आती है कश्मीर से। ये कश्मीर कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये वास्तव में जिस कुल का आवास हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, अपने अनुभवों में पाते हैं। अगर भगवान शिव कैलाश में रहते हैं तो कैलाश से जुड़े हिमालय के इस अंश पर हमारे देव रहते थे। नारद जी इन पूरे भूभाग पर घूम घूम कर एक एक की सूचनाएं दूसरे को देते थे, एक एक का काम दूसरे को बताते थे। आज इस दिन यदि हम यही संकल्प लेके चलें कि हम कश्मीर को एक बार पढ़ तो लें, जीवन के जितने दिन बचे हैं जरा कश्मीर को जानने की कोशिश की जाए। कश्मीर क्या है, क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों भारत है कश्मीर। कश्मीर को पिछले 300-400 सालों में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो, चाहे वो उसके बाद की हुकूमत हो। मैं अभी, आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया, जो मैं लिख रहा था पिछले दिनों आचार्य बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह जी पर। बैरिस्टर साहब का परिवार कश्मीर से जाता है। कश्मीर में उनके कई विद्यालय, कई मंदिर, कई चीजें, अनंतनाग और उससे ऊपर भी उनके ढेर सारे। भारत विभाजन के समय उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा। और एक और पुस्तक अभी मैं लिख रहा हूं उनकी माता जी पर, जो कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर के जो महाराजा हरि सिंह जी की संधि हुई, उस संधि पत्र को लिखने वाली जो महिला थी, उस महिला पर एक पुस्तक आ रही है मेरी, अभी काम चल रहा है उस पर। उस महिला ने बताया है कि कश्मीर क्या था। उस महिला ने बहुत कुछ बताया है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ये वही महिला थी जो कानपुर में बसने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सारा व्यवस्था वो देखती थी, और उनके निधन के बाद अपने सारे गहने बेचकर उन्होंने कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज की स्थापना की है। वही महिला, वही परिवार। 9 दिन श्रीनगर से 9 दिन लगा था उनको ट्रक चलाकर, अपना परिवार बचाकर वो विभाजन के समय दिल्ली पहुंची थी, ट्रक लेकर गई थी, ऐसी महिला। तो कश्मीर, मैं भी नहीं जानता था इतना कश्मीर के बारे में। उन लोगों के निकट जाने के बाद मुझे लगा कि कश्मीर तो हम जो जान रहे हैं वो कुछ भी नहीं जान रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है हमें। ये सोशल मीडिया पे यार जो लेकर के एकदम हां मचा हुआ है, जो गीदड़ भभकी टाइप की चीजें आ रही हैं, जो एक बेमतलब का एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो विजय जी चिंता जाहिर कर रहे थे,
ये इसलिए है कि अज्ञानता बहुत है, अज्ञानता का हिमालय लोगों के मस्तिष्क में खड़ा है, और उस अज्ञानता के हिमालय को पिघलाने के लिए बहुत जरूरी है कि अब कश्मीर के एक एक बिंदु से भारत की एक एक मस्तिष्क को जोड़ा जाए। कश्मीर में केवल पर्यटन बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, कश्मीर को आजाद कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर का कश्मीरत्व, गीतिका को मैं इस चीज के लिए क्रेडिट दे रहा हूं कि उस कश्मीरत्व को सामने लाइए जो कल्हड़ में है, जो पतंजलि में है, जो दृढ़ में है, जो वसुगुप्त में है, जो अभिनव गुप्त में है, जो कुमारिल में है। इन चीजों से नई पीढ़ी को परिचित कराइए, कश्मीर की समस्या नहीं रहेगी। पिछले दिनों एक चैनल पे मैं बैठा था और मुझसे कश्मीर के एक परिवार ने पूछा कि ये कश्मीर कब तक ब्लीड करता रहेगा। हमने कहा अब नहीं करेगा, कश्मीर की ब्लीडिंग अंतिम अवस्था में है, दम तोड़ रही है, इसके बाद ये ब्लीड नहीं करेगा। लेकिन 14वीं शताब्दी से लेकर और 2025 के बीच जो समय बीता है, जो वितस्ता का पानी बहा है, जो भी चीजें हुई हैं, चाहे जो जिम्मेदार रहा हो इसके लिए, जो दोषी रहा हो इसके लिए, सबसे बड़ा दोष इस बात का है कि आजादी मिलने के बाद, भारत के स्वाधीन होने के बाद, हमने अपने कश्मीर को स्वयं विवादित कश्मीर के रूप में अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। हमने कश्मीर की गरिमा, कश्मीर की संस्कृति और कश्मीर के उस भाव से अपने लोगों को नहीं परिचित कराया। यह बताया नहीं कि हम हैं इसलिए क्योंकि कश्मीर हमारे पास था, हमारे पास है और हमारे पास रहेगा। ये कश्मीर का जो तत्व है, जो कश्मीरियत है, आप सोचिए, यूनान का आदमी कहता है कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है, यूनान बताता है। यूनानी साहित्य पढ़िए, उसमें कश्मीर को लेकर बहुत कुछ मिलेगा। आप फाहियान को पढ़िए, फाहियान ने कश्मीर पर कितना सारा कुछ लिखा है। फाहियान ने लिखा है कि कश्मीर कैसे स्वर्ग है धरती का। हमारे 1-2 दिन कहने से नहीं हो जाता। फाहियान कब आया होगा? ईसा से 600 साल पहले। और एक बात और बता दूं मैं, बात चल गई, याद आ गई, इसलिए कह रहा हूं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व जब दुनिया दर्शन समझने की कोशिश कर रही थी, जब थेस्ट जैसे लोग आ रहे थे, जब थेफ्स जैसे लोग आ रहे थे, जब कश्मीर में, चीन में ताओ आ रहे थे, उससे पहले कश्मीर ने भारत को भारत का दर्शन दे दिया था और उसी पर सभी बहस कर रहे थे, उसी पे खोज रहे थे। फाहियान आया होगा तो उसने क्या पाया होगा 6000 साल पहले, ईसा से 6000 साल पहले कुछ तो पाया होगा ना, 600 साल पहले। कश्मीर एक दिन में न बोला जा सकता है, न समझा जा सकता है, न देखा जा सकता है। और कश्मीर को देखने, बोलने, समझने के लिए मेरी एक राय है, मेरा एक सुझाव है कि एक बहुत बढ़िया ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से। कपिल जी, आप दिल्ली में हैं, अपील कर सकते हैं सरकार से। जिस तरह से दिल्ली में एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना हुआ है, सरकार की जमीन पर बना है, मेरा मानना है कि कश्मीर कल्चरल सेंटर एक बनना चाहिए। और कश्मीर कल्चरल सेंटर किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनना चाहिए, वो कश्मीर के उन तात्विक विवेचनों को लेकर बनना चाहिए जिसमें कोई न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है। क्योंकि 18वीं शताब्दी आते आते मुसलमानों से जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को ले लिया था, तो कश्मीर तो उनके पास था। लेकिन 1825 में जिस तरह से संधि हुई ब्रिटिश से और कश्मीर को लोगों ने खरीदा, खासतौर से डोगरा साम्राज्य में, महाराजा गुलाब सिंह ने जब उसको खरीदा और खरीद कर अपने पास रखा, अब आप सोचिए कि भूमि का एक टुकड़ा ब्रिटिशर से गुलाब सिंह खरीदते हैं और खरीद कर डोगरा वंश की स्थापना करते हैं, और वो आकर 1947 में समाप्त हो जाता है और बिना निर्णय के समाप्त हो जाता है। अब वो किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि उस पर तो सरकार काम कर रही है और नई जनरेशन उसको जान रही है, उसके विवाद सारे सामने आ रहे हैं, वो पता चल रहा है। मेरा दुख इस बात का है कि कश्मीर के उन परतों को तो हम निकालें। वह कश्मीर है जहां कालिदास कुछ कल्पना करते थे और वो कल्पना परिलक्षित होती थी, वो भी कल्हड़ से लेते थे, वो भी कुछ पाते थे और तब कश्मीर को व्याख्यायित करते थे। कश्मीर हमारी वो परिकल्पना की परम थाती है जहां जब हम शिव की बात करते हैं, जब हम उमा की बात करते हैं, जब हम शक्ति की बात करते हैं, जब शैव दर्शन की बात करते हैं,
जब शाक्य दर्शन की बात करते हैं और जब वैष्णव दर्शन की भी बात करते हैं, तो नारद के संयोजन में तीनों दर्शन कश्मीर से आते हैं। महर्षि नारद को इसके लिए आभार प्रकट कीजिए, और क्या उनके लिए हम लोग आभार प्रकट करेंगे? वो हमारे पितामह है, प्रपितामह है और हमारे सब कुछ है। नारद कोई जोकर नहीं है हिंदी फिल्मों के। नारद से गंभीर कोई देवता भी नहीं। हमारे पूरे देवकुल में नारद से गंभीर कोई नहीं, और इसीलिए नारद ना अधिक प्रिय है। नारद साक्षात गायत्री है, साक्षात वेद की ऋचाओं से उपजी गायत्री के साक्षात स्वरूप नारद हैं। नारद वस्तुतः कश्मीर हैं। वस्तुतः कश्मीर में इसलिए कह रहा हूं कि नारद भी उन सारी चीजों को वैसे ही सुखाकर ऊपर लाते हैं जिससे सृष्टि का संचालन हो सके। नारद किसी का अहित नहीं करते हैं। नारद सिर्फ जहां अहित होने वाला होता है उसको पहले बता देते हैं, जो करने वाला होता है उसको भी सचेत कर देते हैं। तो नारद होना, अभी माननीय विजय भाई साहब जिस तरह से चिंता व्यक्त कर रहे थे, वो पत्रकारिता नहीं है जिसकी आप बात कर रहे थे। वो पत्रकारिता है ही नहीं। आज वो पत्रकारिता नहीं हो रही है। वो पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुके हैं। अब ये जमाना दूसरा है। अब हम आप जो कर रहे हैं, यहां से जो संवाद जाएगा, ये अगर कम्युनिकेट कर गया लोगों तक, वो बात काम करेगा। अब अखबारों को लेकर कोई बात नहीं की जा सकती है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हुई कश्मीर को लेकर, लेकिन जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब लोगों को भरोसा हुआ कि क्या हुआ है। तो हमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट लिख चुके हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो विधि ने जो रचना की है, और ये नारद जी के माध्यम से कहलवाया है गोस्वामी जी ने, नारद जी का संदेश है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि ने जो रचा है वो उसमें गुण भी है, अवगुण भी है, उसको सान दिया है। इसको आप अलग नहीं कर सकते। किसी की मात्रा कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। तो हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि असुर विहीन दुनिया हो जाएगी। यह अलग बात है कि आज की तारीख में जो असुरों का आक्रमण हो रहा था, असुरों की आक्रांता छवि हमारे सामने आई थी। पिछले 10 दिनों में भारत की शक्ति ने उस आसुरी शक्ति पर काबू पाया है और ऐसा संहार किया है जैसे हनुमान जी सीधे गए थे श्रीलंका में और एक संदेश देकर आ गए थे। मैं समझता हूं कि कश्मीर एक दिन में हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे, और अभी बहुत लोगों को बोलना है। लेकिन जिस बात से शुरू हुई थी, कश्मीर कल्हड़ से, विक्रमादित्य से और ललितादित्य का कश्मीर, कनिष्क का कश्मीर, अशोक का कश्मीर, बुद्ध का कश्मीर आप कह सकती हैं। लेकिन बुद्ध को लेकर मैं बहुत इसलिए नहीं बोलता हूं कि बुद्ध को लेकर हमारे यहाँ थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है। हमारे विष्णु के अवतार बुद्ध दूसरे हैं और जिस बुद्ध की बात अभी की जाती है वो दूसरे हैं। इसलिए इस पर कभी हम लोग और बात कर लेंगे। बुद्ध पर एक अंक हमने प्लान किया हुआ है। तो ये बुद्ध दूसरे हैं और हमारे बुद्ध दूसरे हैं। दोनों बुद्ध अलग अलग हैं और इस पर ढेर सारे लोग बोल भी चुके हैं और प्रचुर साहित्य भी उस पर उपलब्ध है। लेकिन आज मैं अपने वक्ताओं के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता इसलिए ज्ञापित कर रहा हूं कि अभी विजय जी, कपिल जी और अभी मुझे लगता है नितिन जी बहुत ठीक से इस बात को रखेंगे। कश्मीर अब आत्मसात करने का समय आ गया है। कश्मीर को पढ़ने का समय आ गया है। कश्मीर को भाव से पढ़ने का समय आ गया है। कश्मीर मुगल कालीन कश्मीर नहीं है। कश्मीर का मुगल से कोई रिश्ता नहीं है। कश्मीर में इसलिए सूफी आए थे 14वीं शताब्दी में कि कश्मीर में शांति थी, कश्मीर में आध्यात्मिक परिवेश था। अभी जो एक कथानक प्रस्तुत किया हरिहर जी ने, वैसा परिवेश सिर्फ कश्मीर में हो सकता है पृथ्वी पर, और कहीं नहीं हो सकता है। तो ऐसे परिवेश में जब भी कोई आक्रांता आया, जिस आक्रांता में थोड़ा भी संवेदना बची हुई थी, उसको लगा कि ये जगह ऐसी है कि यहां रहना चाहिए। क्योंकि मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि मंगोल जब निकले थे आक्रमण करने के लिए और जब वो भारत की तरफ बढ़े, तो मंगोल प्रदेश में रहने वाले लोग जीवन में जन्म लेने के बाद कभी स्नान नहीं करते थे। और मंगोल जब इस मैदान की तरफ आए, भारतीय भूभाग की तरफ आए, जम्बू द्वीप की तरफ आए, तो यहाँ लोग उनको देख के भाग रहे थे क्योंकि उनके शरीर से बदबू बहुत आती थी। और एक मुगल स्कॉलर ही थे जो ये बात बता रहे थे कि मुगल शब्द मंगोल से आया है। अब आप सोचिए, वो लोग पढ़ते लिखते होंगे, उन चीजों को जानते होंगे, हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे
ये मंगोल, ये मुगल, ये तुर्क, ये जो बाहर से आई हुई शक्तियां हैं या संस्कृतियां हैं या सभ्यताएं हैं, इनका संघर्ष समाप्त नहीं होगा। हम समाप्त होने की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने को प्रभावी बनाने की अपेक्षा करते हैं। हम 2014 से पहले प्रभावी बनाने की सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में हमने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमारी सनातनता, हमारी कश्मीरियत सर्वोपरि है और ये सर्वोपरि रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सुंदरकांड समाप्त हुआ है, अभी तो पुल बन जाने दीजिए। और ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, एक दिन में रुकने वाला नहीं है, एक दिन में थमने वाला नहीं है। सदियां बीती हैं, पीढ़ियां बीती हैं, तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन 2047 का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि 2047 से 10 साल पहले 2037 तक हम उस कश्मीर को पाने की कोशिश करेंगे या पा चुके होंगे, जिस कश्मीर को लेकर हमारे शास्त्रों ने गर्व किया है, हमारी संस्कृति ने गर्व किया है, जिस गर्व से हमें वंचित रखा गया था, उस गर्व को हम हासिल करेंगे आने वाले 10-12 सालों में। ऐसी मेरी अवधारणा है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूं और देख पा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, ऐसा चिंतन है, और उस धारा में हम अब बहने लगे हैं, एक तरह से वितस्ता के साथ चल रहे हैं। तो वितस्ता हमें आगे ले चलेगी, सिंधु और सप्त सिंधु हमें बिल्कुल उसी दिशा में ले जाएगी जहां की आवश्यकता है, और हम उस कश्मीर से परिचित करा पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और इस बात के लिए बिल्कुल मतलब मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने बड़े मनोयोग से मुझे सुना है, जबकि ये बड़ा बिखरा हुआ विषय था और ये विषय एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि इस पर आने वाले दिनों में हम लोग अलग से बात करें, क्योंकि आज नारद जयंती भी हो गई, कश्मीर भी हो गया, नई जो यौद्धिक परिवेश है वो भी सामने है, तो बार बार भावनाएं सबकी उधर जा रही हैं, अपने नेतृत्व की तरफ भी जा रही हैं। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस क्रम को हम लोग आगे जारी रखेंगे और एक ऐसा नेटवर्क हम बनाएंगे, हम लोग ऐसे एक दूसरे को जोड़ेंगे कि आने वाले 12 वर्षों में उस कश्मीर को हम लोग दुनिया को दिखा सकें, जिस कश्मीर को लेकर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो कल्हड़ का कश्मीर है, जो नीलमत पुराण का कश्मीर है। नीलमत पुराण कम से कम लोग के संज्ञान में तो आए, तो वितस्ता के एक तरह से पावन तट से हम ये बात कर रहे हैं, वितस्ता हमारे हृदय में बह रही है, और वितस्ता की धारा के साथ हम इस वाक धारा को आगे बढ़ाएंगे। इसी अनुभूत और इसी अनुभव के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।